नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे जल एक अनमोल संसाधन है, वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ये इसको अनमोल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, हमारे यहाँ आसपास में क्या हो गया, जो डीप बोरिंग शुरू हो गया। और डीप बोरिंग होने की वजह से क्या हुआ, जहां पर नहाने में लोग 5 लीटर से 10 लीटर पानी का उपयोग करते थे, अब शहरी क्षेत्रों में 50 से 100 लीटर 250 लीटर तक का पानी का उपयोग होने लगा। तो पानी धीरे धीरे क्या हो गया, बर्बाद होने लगा। और हमारा जो भौम जल स्तर है वो स्तर काफी नीचे चला गया। गर्मी के दिनों में देखा होगा कि चापाकल जो है वहां से पानी नहीं निकलता है, कुएं तालाब सूख जाते हैं। तो ये सूखने का क्या कारण है? क्योंकि जितना उपयोग हम करते हैं उतना उसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जल की पुनः पूर्ति कैसे होगी? वृक्षारोपण करने से। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस था। सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन ही नहीं, और दिन भी हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कोशिश करो कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाओ, किसी को उपहार दो तो पौधा दो, ताकि जिंदगी भर उसका साथ रहे। तो ये सर्वे में ये भी पाया गया कि 2050 तक दुनिया उसी आदमी की मुट्ठी में रहेगी, उसी देश की मुट्ठी में रहेगी जिसके पास पानी होगा, क्योंकि पानी बहुत ही अनमोल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया, और हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हमने देखा क्या कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि हम जल संरक्षण की आवश्यकता को महसूस कर सके। अभी वाटर रिहार्वेस्टिंग सिस्टम पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ताकि जो बरसात का पानी है वह हमारे छत से होकर के जमीन में हम उसको क्या कर सके, संचित कर सके, ताकि हमारे अगल बगल में जो कुएं हैं, बोरिंग है, उसमें पानी की समस्या ना हो। तो विश्व में जितना जल है उसमें से 97% जल जो है वो समुद्र में खारे पानी के रूप में है। यह खारा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र का जो क्षेत्र है वो खुला क्षेत्र सबसे ज्यादा है, और पानी भाप बन के उड़ जाती है और नमक शेष बच जाता है। और नमक की अधिकता के कारण वहां का पानी क्या होता है, बहुत ही खारा होता है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। 2% जो है वो हिम शिखर पर बर्फ के रूप में जमा है। अभी क्या हो रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ी है और वाहनों की संख्या बढ़ी है, तो वाहनों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है, और ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारक है। हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है और हिम शिखर पिघल रहा है। तो जैसे जैसे हिम शिखर पिघलेगा क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ते जाएगा, और समुद्र के किनारे में जितने भी शहर हैं वे जल आच्छादित हो जाएंगे, यानी पानी में डूब जाएंगे। तो आगे है 1% पानी। मात्र यही 1% पानी जो है वो हमारा पेयजल के रूप में उपलब्ध है, जिसको हम पी सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको आवश्यकता अनुसार खर्च करना है, आवश्यकता से ज्यादा हमको खर्च नहीं करना है। पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ब्रश कर रहे हो तो मग में पानी लेकर के ब्रश करो, नहाना है तो बाल्टी में भर के नहाओ। उसी तरह से जब आवश्यक नहीं हो तो नल को क्या कर दो, बंद कर दो। इस तरह से हम पानी की बचत कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पानी के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे पानी के भौतिक गुण। पानी, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं, यह 2 प्रकार के गैसों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2 अणु हाइड्रोजन का है और 1 है ऑक्सीजन। दोनों मिलकर के जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं। तो अनुपात कितना हुआ, 2:1, यानी 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। इसकी खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी।
तो इसमें भौतिक गुण में हम क्या देखेंगे कि पानी देखने से कैसा दिखता है। भौतिक गुण देखने पर कैसा दिखता है, इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन। इसका गंध जो है गंधहीन, यानी किसी प्रकार का गंध नहीं होगा। और स्वाद भी इसमें नहीं होगा, यानी स्वादहीन होगा। तो ये है पानी के भौतिक गुण। रंग कैसा है, रंगहीन, कोई भी रंग इसका नहीं है। गंध गंधहीन और स्वाद स्वादहीन होता है। तो तुम्हारे मन में ये विचार उठता होगा कि हम मीठा पानी और खारा पानी क्यों कहते हैं। तो नदी नालों के पानी में कुछ खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं, जिसके कारण कहीं का पानी हमको मीठा लगता है और कहीं का नमकीन लगता है। जैसे अगर नमक की मात्रा ज्यादा घुली रहेगी तो वह पानी कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा, जैसे समुद्र का पानी होता है। अब हम देखेंगे पानी की अवस्था क्या होती है। तो पानी की अवस्था होती है द्रव। अब बच्चों के मन में विचार उठ सकता है कि ये द्रव क्या है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो अपने आसपास वैसे वस्तुओं का निरीक्षण करो जिनका आकार निश्चित होता है। जैसे यहाँ पर डस्टर का आकार क्या है, निश्चित है। हम उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, और इसका वजन भी निश्चित होता है। तो इसमें क्या होगा, आकार, आयतन, द्रव्यमान, तीनों चीज इसमें क्या होगा, ठोस में निश्चित होगा। द्रव में आकार अनिश्चित रहता है। ये जो आकार है अनिश्चित होगा, आकार अनिश्चित। कैसे पता चला अनिश्चित है, जिस बर्तन में हम ढालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन भी निश्चित होता है। तो द्रव्यमान निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब हम गैस की बात करते हैं। तो गैस क्या होता है, गैस के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसका ना तो आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होते यानी अनिश्चित, और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। तो ठोस वस्तु तो आसानी से हम जान सकते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, उसका आकार निश्चित है, उसे भी हम ठोस कर सकते हैं। डस्टर है, ठोस है। यहाँ पर चौक जो है वो भी ठोस है। और द्रव, एक तो हम देखें कि पानी की अवस्था द्रव है। कोई और चीज है जिसका अवस्था द्रव है, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, स्याही हो गया। हम ढालते हैं तो क्या होता है, वो बहता है, यानी उसका आकार निश्चित नहीं है। तीसरा है गैस, जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वह गैस है। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आप क्या करेंगे, कम से कम 5 उदाहरण सभी का लिखेंगे कि ठोस का क्या उदाहरण है, द्रव का क्या उदाहरण है, गैस का क्या उदाहरण है, और जो चीज लिख रहे हैं उसका भौतिक गुण भी लिखेंगे। आज हम देखेंगे जल के उपयोग।
तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या कहा गया है कि अपने हाथ को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोए। तो यहाँ पर देखो मेरे पास हैंड वॉश है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी से हाथ को अच्छी तरह भिगा लेंगे और फिर थोड़ा सा लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से रगड़ लेंगे। पहले सामने एक शब्द याद रखना है आपको, सुबन। स से सामने, उ से उल्टा, इस तरह से। म से मुट्ठी और न से नाखून। कलाइयों तक भी हमको रगड़ लेना है ताकि अगर हमारे हाथों में वायरस लगा हो तो क्या हो जाए, वो पानी में घुल जाए। पानी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि बहुत सारी चीजों को उसमें घोलने की क्षमता है। यहाँ देखो साबुन क्या हो गया, घुल गया। अब हम पानी से इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमको लगभग 20 सेकंड तक अपने हाथों को धो लेना है। तो पानी का एक उपयोग क्या हुआ, हाथों को धोने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पानी का दूसरा उपयोग हम क्या करते हैं, अपने घरों में बर्तन सब कोई धोते हो ना, तो धोने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। तो बर्तन को साफ करने के लिए भी हम पानी का उपयोग करते हैं। हमको अच्छी तरह से धोना है ताकि उसमें साबुन के कण लगे हुए ना हो। इस तरह से बर्तन धोने में हम साबुन का उपयोग करते हैं, जिसमें पानी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बिना पानी का हम साफ नहीं कर सकते हैं। पानी का महत्वपूर्ण गुण क्या है, हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। जब भी हमको प्यास लगती है हम पानी पीते हैं। तो पानी को हम पीने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि कितना प्रतिशत पेयजल है? तो 97% पानी तो होता है खारे पानी के रूप में समुद्र में, 2% बर्फ के रूप में जमा हुआ रहता है हिम शिखरों में, और 1% मात्र है पेयजल। तो हमको सोच समझ के पानी खर्च करना चाहिए। गंदे कपड़े को भी पानी से धोते हैं। तो पानी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, उपयोग क्या है, कपड़े को हम पानी से साफ करते हैं। घरों को साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। जो कपड़ा खंगाने के बाद पानी बच गया, उसका उपयोग हम पौधों को पानी पटाने में कर सकते हैं। जब हम भीगे कपड़े को सुखाते हैं तो पानी क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। यहाँ हम देखेंगे पानी की अवस्था क्या है। पानी की अवस्था द्रव अवस्था है। अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जब हम पानी को किसी सूखे गिलास में डालते हैं तो जल की बूंदे जब ऊपर उछलती है तो वो नीचे की ओर खींचता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है और हर एक अणु क्या करता है, एक दूसरे को खींचता है। और इसका रंग कैसा है, भौतिक गुण हम देखेंगे। इसका भौतिक गुण से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि हम देख करके बता सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका अवस्था देखें, कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था है। और रंग कैसा है, रंगहीन। अगर हम स्वाद की बात करें तो थोड़ा चख के देख सकते हैं। शुद्ध पानी रहेगा तो क्या रहेगा, स्वादहीन रहेगा। तो इसके भौतिक गुणों में क्या क्या हम देखें, रंग है रंगहीन और इसका स्वाद है स्वादहीन। दूसरा पानी का गुण क्या है कि हम जिस बर्तन में डालेंगे, देखो यहाँ गिलास है तो गिलास का रूप ले लिया। अगर इसको हम कटोरी में डालेंगे तो ये कटोरी का रूप ले लेता है। पानी का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका जो रूप होता है वो निश्चित नहीं होता, यानी इसका आकार अनिश्चित है। अगर इसी पानी को हम बोतल में डालेंगे तो किसका आकार ले लेगा, बोतल का आकार ले लेगा। यानी पानी कैसा है, पानी का आकार। अब हम क्या करेंगे, इसको बोतल में डालेंगे।
इस तरह से बोतल में डालेंगे तो किसका आकार ले रहा है? इसका आकार बोतल का आकार का हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिस बर्तन में हम डालेंगे पानी उसी का रूप ले लेगा। पानी के जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो द्रव अवस्था में है, जैसे दूध, स्याही, तेल, हर तरह का तेल सभी द्रव अवस्था में है। तो द्रव का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि उसका द्रव्यमान निश्चित होगा, उसका आयतन निश्चित होगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है क्या होता है? कमजोर होता है, इसीलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसके ठीक विपरीत अब देखो ये क्या है? कटोरी। हम कहीं पर भी रखें इसका आकार कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। और इसको हम दबा करके देखेंगे तो कैसा है? ये ठोस है, नहीं दबता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ठोस हम किसको कहेंगे कि जिसका आकार निश्चित हो, जिसका भार निश्चित हो, जिसका द्रव्यमान निश्चित हो। कहीं पर भी हम रख दें तो उसका ढेर हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में जितने भी अणु हैं उसका अंतर आणविक बल क्या होता है? काफी मजबूत होता है। सभी अणु एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं, जिसके कारण इसका आकार निश्चित होता है। तो ठोस और द्रव में क्या अंतर देखा? ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है और इसका आकार भी निश्चित होता है, चाहे उसके हम कहीं भी रख दें। द्रव थोड़ा सा उससे भिन्न है, इसमें अंतर आणविक बल काफी मजबूत था। इसमें अणुओं के बीच का आकर्षण बल थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि अणु थोड़ा थोड़ा बिखरे हुए रहते हैं, उनके बीच में दूरी होती है। और दूरी होने के कारण इसका आयतन निश्चित होता है, भार निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में भी हम डालते हैं क्या करता है? ये उसी का आकार ले लेता है। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, एक अगरबत्ती को जलाते हैं। तो अगरबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है? जलाते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि इससे जो धुआं निकल रहा है वो क्या है? गैस है। तो गैस के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, इसीलिए वो बहुत दूर तक फैल जाते हैं। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। पानी में क्या अंतर है? पानी में हम देखें कि उसका आकार अनिश्चित था लेकिन आयतन निश्चित था। यानी 1 लीटर पानी अगर हम लेते हैं तो वो किसी भी बर्तन में डालें उसकी मात्रा 1 लीटर ही होगी, लेकिन गैस को अगर हम खुले में छोड़ दें तो क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है, जितना स्थान हो पाता है उतना ले लेता है। तो इसका ना तो आकार निश्चित हुआ और न ही इसका आयतन निश्चित रहता है। तो ये थी गैस की विशेषता। आगे हम देखेंगे द्रव की सबसे बड़ी विशेषता है घुलनशीलता, यानी पानी में हम क्या क्या चीज को घोल सकते हैं देखेंगे। अब हम देखेंगे कि पानी में क्या क्या चीज घुल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास है नमक, चीनी और चना। अब सबसे पहले हम नमक को पानी में डालेंगे और उसको घोलेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखो क्या हुआ, नमक गायब हो गया, यानी नमक क्या है? पानी में घुलनशील है। इसी तरह से हम चीनी को घोलेंगे। गर्मी के दिनों में सब कोई क्या करता है? शरबत बनाता है अपने अपने घरों में। इसको भी हम घोलेंगे तो क्या होगा? ये घुल जाएगा। घुलने का मतलब है कि वो पानी में पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, तभी हम उसको समझेंगे कि घुल गया। यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये घुल गया। कुछ तली में बैठा हुआ, इसको हम और घोलेंगे तो घुलते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी मात्रा घुलने के बाद में कुछ शेष रह जाता है, उसका मतलब है कि पानी में और चीनी घुल नहीं सकता है। तो इस तरह के विलयन को जब विलय की और मात्रा नहीं घुल सकती है हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर इसमें और चीनी डालते और घुल जाता तो होता असंतृप्त विलयन। अब इसमें हम डालेंगे चना। चना डालेंगे, घुलेगा? नहीं घुलता है। देख सकते हो चना जैसा था वैसे ही है, जितना भी हिलाए नहीं घुलता है।
तो कुछ पदार्थ पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं हैं। आप अपने अपने घरों में जो भी चीजें हैं उसको घोल करके देखेंगे पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में घुलनशील पदार्थ, दूसरे में अघुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ की श्रेणी में जो जो सामान घुला उसको आप लिखते जाएंगे, और अघुलनशील में उन पदार्थ को लिखेंगे जो उसमें नहीं घुला। आगे हम देखेंगे कि पानी की सबसे बड़ी विशेषता हम क्या देखे थे, घुलनशीलता या विलेयता। विलेयता या घुलनशीलता। यानी सोल्यूबिलिटी तो पानी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि वह अपने में बहुत सारे पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, पानी आवश्यक रूप से पीना चाहिए ताकि जो भी चीज हम खाएं वो क्या हो, घुलनशील हो और आसानी से पचे। दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी हमको नियमित रूप से पीना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक में घुलनशील या विलेय पदार्थ और दूसरे में अविलेय पदार्थ। तो इस तरह से 2 कॉलम बना लेंगे। विलेय पदार्थ या घुलनशील पदार्थ हम किसको कहेंगे, जो पूरी तरह से पानी में घुल जाए। तो क्या क्या चीज घुलता है, चीनी। सब कोई अपने अपने घरों में शरबत बनाए होंगे, चीनी को घोलते हैं तो क्या हो जाता है, वो पानी में पूरी तरह घुल जाता है। नमक पूरी तरह पानी में घुल जाएगा। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, केक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, या कोई भी मीठे पदार्थ अगर हम बनाते हैं पकवान तब उसमें हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। दूसरा कॉलम में यहाँ पर हम देखें अविलेय पदार्थ। तो अविलेय पदार्थ यानी अघुलनशील हम किसको कहेंगे, वैसे पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे पत्थर, चना, कागज। ये सब क्या होगा, पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है, अविलेय है। अविलेय मतलब जैसा हम डालेंगे वो ऐसा ही रह जाएगा। तो ये था पानी का गुण। पानी का वह गुण जिसमें वह किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है, विलेयता या घुलनशीलता कहलाता है। तो आप भी क्या करेंगे, अपने घर में जो भी पदार्थ है उसको घोल करके देखेंगे कि कौन उसमें पानी में घुल रहा है और कौन पानी में नहीं घुल रहा है। तो जो पानी में घुल रहा है उसको डालेंगे विलेय पदार्थ की श्रेणी में, और जो नहीं घुलता है उसको अविलेय पदार्थ की श्रेणी में डालेंगे। आगे हम देखेंगे कि इसी घुलनशीलता की क्षमता के आधार पे हम पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे, देखेंगे आगे। या कॉन्सेंट्रेट या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये संतृप्त विलयन हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, 1 गिलास में चीनी डालेंगे। अगर 2 चम्मच चीनी हम डाल दिए वो पूरी तरह घुल गया, फिर तीसरा चम्मच डालेंगे। इसी तरह से हम डालते जाएंगे। एक अवस्था ऐसी आएगी जब चीनी उसमें घुलना बंद कर देगा और चीनी नहीं घुल सकेगा, वो पेंदी में जमा रहेगा। तो उस तरह के विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और ज्यादा विलेय को घोलने की क्षमता मौजूद नहीं रहती, तो ये कहलाएगा संतृप्त विलयन। दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन हम कब कहेंगे? जब विलयन में और पदार्थ को घोलने की क्षमता मौजूद रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम 1 चम्मच चीनी पानी में घोलते हैं और फिर दूसरा चम्मच मिटाने पे वो पूरी तरह से घुल जाता है, तब उस तरह के विलयन को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो विलयन 2 तरह का हो गया इसमें। एक है संतृप्त विलयन जिसमें और घोलने की क्षमता मौजूद नहीं है, और दूसरा है असंतृप्त विलयन जिसमें और पदार्थ हम घोल सकते हैं। अगर संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन बनाना है तो हम क्या करेंगे? घोल के तापमान को बढ़ाएंगे, यानी ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता मौजूद रहती है। यानी अगर 4 चम्मच चीनी आपका 1 गिलास पानी में घुल रहा है तो गर्म करने पे आप उसमें और ज्यादा चीनी घोल सकते हैं। यानी तापमान बढ़ने के साथ साथ घुलनशीलता भी बढ़ती जाती है। जल सभी सजीव प्राणियों, पादप, पशु, मनुष्य और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह नदी, तालाब, समुद्र और धारा के रूप में पृथ्वी के 70% हिस्से में मौजूद है और इसी कारण धरती अंतरिक्ष से दिखने पर नीली दिखाई देती है। दरअसल जल की प्रचुरता के कारण पृथ्वी को नीले ग्रह का खिताब मिला है। जल के गुण। जल स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। यह बहुत से पदार्थों को घुला देता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। यह प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य और गैस में पाया जाता है। ठोस अवस्था में जल को बर्फ या हिम कहते हैं। गैस अवस्था में जल को वाष्प या भाप कहते हैं। लेकिन जल की सबसे सामान्य अवस्था है द्रव्य अवस्था। यही वह अवस्था है जिसे हम जल के रूप में जानते हैं। जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन यानी H परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन यानी O परमाणु से मिलकर बनता है। इसीलिए जल का रासायनिक सूत्र H2O से व्यक्त किया जाता है। जल के प्रयोग। हम जल का प्रयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। औसतन एक मनुष्य अपने जीवन काल में 60,000 से 80,000 लीटर तक जल खर्च करता है। जल घरों में पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, बागवानी और सफाई करने में काम आता है। सिंचाई की सुविधा से कृषि उपज बढ़ती है और विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक अनाज उपजाने में सहायता मिलती है। सिंचाई मौसम के उतार चढ़ाव के समय में सुरक्षा का काम करती है। जल का प्रयोग उद्योगों में भी शीतलन की प्रक्रिया में होता है। यह बहुत से उद्योगों में विलायक के रूप में काम करता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में भी होता है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन गतिविधियों जैसे तैराकी, मछली पकड़ना, नौका दौड़ एवं दूसरी जल क्रीड़ाओं में जल का उपयोग होता है। क्या सारे जल पीने योग्य होते हैं? पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल खारा जल है। अतः यह गृहवासियों, कृषि और उद्योगों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। बाकी बचा 3% जल स्वच्छ जल है, जिसका 2/3 हिम नदियों और ध्रुवों के कोटरों में हिम के रूप में जमा हुआ है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 1% ही हमारे उपभोग के लिए उपलब्ध है। जल चारों तरफ परिवहन कैसे करता है? क्या आप कभी इस बात पर चकित होते हैं कि सजीवों द्वारा पृथ्वी पर हजारों सालों से जल की खपत के बाद भी जल का संतुलन किस तरह बना हुआ है? यह जल चक्र के माध्यम से संभव होता है। जल का द्रव से गैस और फिर गैस से पुनः द्रव्य बनने की दोहराव प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के 4 निम्न प्रमुख चरण हैं: वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण और संग्रहण। जल चक्र। आइए समझने का प्रयास करें कि जल चक्र कैसे कार्य करता है। नदियों, समुद्र और महासागर इत्यादि का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पादप मृदा से जल सोखते हैं,
वे इस जल को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और अतिरिक्त जल को हवा में वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रस्वेदन कहते हैं। जल वाष्प हवा में ऊपर उठता है और ठंडा होकर जल कणों में परिवर्तित हो जाता है। ये जल कण एक साथ मिलकर बादल बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो उनमें स्थित जल कण वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में पृथ्वी द्वारा प्राप्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों और झीलों में जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल वाष्प वाष्पीकरण और प्रस्वेदन द्वारा वायु में मिल जाता है। जल वाष्प छोटे जल कण बनाने के लिए वायु में संघनित हो जाते हैं जो बादल की तरह नजर आते हैं। छोटे जल कण एकत्रित होकर वर्षा, हिम या ओले के रूप में नीचे गिरते हैं। वर्षा, हिम और ओले नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मृदा तक जल पहुंचाते हैं। जल चक्र जल के धरती से आकाश और फिर वापस धरती पर आने की प्राकृतिक संचरण व्यवस्था है। कि जो पानी उपयोग में हम लाते हैं तो उपयोग में लाने के बाद वो पानी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस पानी को किस तरह से हम अच्छी तरह से निपटान करेंगे, यानी अगला भाग हमारा होगा अपशिष्ट जल का निपटान एवं निस्तारण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।